रशिया ने अपना RD-33 इंजन हमारे एमका प्रोग्राम के लिए ऑफर कर दिया। रूस को लग गया कि भारत को अगर ऑफर अभी कर देते हैं तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो भारत 3-4 साल में वो सारी टेक्नोलॉजी भी रेडी कर लेगा। साफरान हमें कावेरी इंजन को डेवलप करने के लिए हमें असिस्टेंस करने वाला है, जिसके कारण हम ये कावेरी इंजन तेजस में भी यूज़ कर पाएँगे, आमका में भी यूज़ कर पाएँगे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज बात करेंगे एक बेहद ही अहम मुद्दे पर, और जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम नंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, खबर ये है कि रशिया ने 5th जनरेशन वर्जन ऑफ RD-33 इंजन इंडिया को ऑफर किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं, जिसमें हमने पहले भी चर्चा की है, कि चाइना 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है जो कि इनविजिबल है, और पाकिस्तान JF-35 जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो खरीदने के लिए चाइना से उनकी डील पक्की हो गई है। हमारा जो तेजस प्रोग्राम है और वो सारी चीज़ें हैं, कावेरी इंजन ऑल्दो उसकी बात हो रही है, लेकिन जो हमारा प्रोग्राम अटका हुआ था, अब रशिया ने ऑफर किया है कि एमका के अंदर ये आप ले सकते हैं, जिसके चलते आगे जो हमारा प्रोग्राम अटका हुआ था उसको डेवलप कर पाएंगे। बड़ी खबर है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए अंबर जी, सबसे पहले तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही है कि जैसे ही हमने अपना कावेरी इंजन के लिए हम्म। गवर्नमेंट ने इन फ्लाइट टेस्टिंग की बात रख दी है, जिसके कारण हमें एक ब्रेक थ्रू मिला है फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन के अंदर। आप देख रहे हैं कि अगले ही दिन रशिया ने अपना RD-33 इंजन हमारे एमका प्रोग्राम के लिए ऑफर कर दिया। अब इतने दिनों से आपने देखा होगा कि हम साल भर से देख रहे हैं कि जीई का जो इंजन है F404 वो हमें सप्लाई नहीं किया जा रहा है। साफरान से जी। हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रोल्स रॉयस से हम बात कर रहे हैं, पर रूस जिसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, उन्होंने कभी भी ऑफर नहीं किया सामने से। और जैसे ही हमने ये अपना कावेरी इंजन टेस्ट कर दिया है और इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए अभी इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसकी जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो भी मेरे ख्याल से हो जाएगी। रूस को लग गया कि भारत को अगर ऑफर अभी कर देते हैं तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो भारत 3-4 साल में वो सारी टेक्नोलॉजी भी रेडी कर लेगा। देखिए अंबर जी, हम अगर स्पेस के लिए अब इंजन बना सकते हैं, ठीक है, स्पेस में हम अपने पॉड्स भेजते रहते हैं, सैटेलाइट्स भेजते रहते हैं, रॉकेट्स भेजते रहते हैं, उसके लिए बना सकते हैं तो फाइटर एयरक्राफ्ट में भी बना सकते हैं। इस पे फोकस नहीं दिया था। अभी देखिए 38 साल हो गए कावेरी इंजन को बनाने के लिए, उसमें गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ खर्चा भी कर दिया। ये डीआरडीओ की इनएफिशिएंसी है और पिछले 4-5 साल से ही गवर्नमेंट ने जब से स्क्रू टाइट किया है, ये लोग अब टाइम बाउंड रिजल्ट्स दे रहे हैं। और अभी गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि वो डीआरडीओ के अंदर रिफॉर्म्स लेके आने वाला है। और आपको ये बता देता हूँ कि ये जो इंजन है, ये इंजन बहुत ही अच्छा है और इसको जो हमें एमका के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी मीट करता है। इसका जो थ्रस्ट पावर है 110 केएम उसके अंदर चाहिए। अंबर जी, ज़रूर ये जीई का इंजन जो है F404 में, उसका फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से वो बढ़िया है, पर रशिया इसके ऊपर भी काम कर रहा है। आपको मालूम है रशिया अभी सुकोई 57 के ऊपर भी काम कर रहा है। उनका जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनविजिबल एयरक्राफ्ट, उस पे काम कर रहा है। उधर वो दूसरा इंजन भी लगा रहा है, पर इस इंजन के अंदर भी वो कॉन्स्टेंटली इसके अंदर अपग्रेडेशन करता जा रहा है। अब ये इंजन उन्होंने भारत को ऑफर किया है। भारत के साथ ऑलरेडी अभी 4-5 महीने पहले ही करार हुआ था। जो सुकोई 30 है, MK1 इंजन है, उसका भी उन्होंने लाइसेंस प्रोडक्शन भारत को दे दिया है। 240 इंजन बनाने वाले हैं और उस इंजन का नाम है AL-31 इंजन, जो सुखोई 30 में लगने वाला है, ठीक है? और सेकंड आपको ये भी चीज़ देखना पड़ेगा, ये कावेरी इंजन बन गया था और अब उसको यूज़ किया जाएगा हमारे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, अटैक व्हीकल के अंदर यूज़ किया जाएगा। जैसे आपको मालूम है कि हमने अभी अमेरिका से भी अभी ड्रोन लिए हैं, 31,000 करोड़ में 31 या 32 ड्रोन कुछ लिए हैं। हमने अभी इसराइल से भी हिरॉन ड्रोन्स लिए हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंजन इंजन अगर होम ग्रोन रहता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। युद्ध के समय अपने पास अगर डोमेस्टिक कैपेसिटी रहे बिल्ड करने के लिए,
तो हम भी एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। भारत के अंदर भारतीय सरकार चाह रही है कि जिससे भी करार हो, वो हमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ दे और उसके बाद हमें आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी दे। प्रोडक्शन करे इंडिया के अंदर, लोकल कंपोनेंट्स यूज करें। फिर बाद में अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स हो सके तो एक्सपोर्ट कंट्रोल भी कर सके। ठीक है, एक्सपोर्ट भी हम कर सके। और आप देखिए कि अभी 3-4 कंपनी से बात चल ही रही है इंडिया की। जी के साथ चल रही है F404 इंजन के लिए, तेजस के लिए। साफरान हमें कावेरी इंजन को डेवलप करने के लिए हमें असिस्टेंस करने वाला है, जिसके कारण हम ये कावेरी इंजन तेजस में भी यूज कर पाएंगे, आमका में भी यूज कर पाएंगे। रोल्स रॉयस के साथ इंडियन गवर्नमेंट की बात चल रही है, वो उनके साथ भी हम शायद करार कर सकते हैं। ये ब्रिटिश कंपनी है और ये लोग 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो देखिए इंडिया अभी कोलैबोरेशन तो कर रहा है, 3 कंट्रीज के साथ कर रहा है, यूएसए, यूके और फ्रांस। बट होम ग्रोन इंजन में इंडिया को ब्रेक थ्रू नहीं मिला। और जब मिल गया है, रूस ने देख लिया है कि ये अपॉर्चुनिटी है, अपना अपना इंजन इनको दे दो और इसमें हमको कमर्शियल वेंचर करके हमको फायदा हो जाएगा। तो अंबर जी अभी आप समझ लीजिए, पाकिस्तान के पास तो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आने वाला है। भारत के पास अभी भी हमारे पास 4.5 जनरेशन के रफाल के एयरक्राफ्ट है। ठीक है, और चाइना के पास JF-20 है, जो उनके 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। 200 नंबर्स तो ऑलरेडी उनके पास है। J-35 का वो प्रोडक्शन चालू कर देंगे। पाकिस्तानी पायलट्स चाइना में जाके वहां पे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। जी, ये सब बहुत बड़ी कंसर्न्स की बात है। और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों में डेवलपमेंट्स नजर आ रहे हैं। भारत सुखोई 57 भी ले सकता है। बात यहाँ तक हो चुकी है कि अमेरिका भी इंसिस्ट कर रहा है कि आप हमारे से F-35 ले लीजिए। ठीक है, और भारत का कावेरी इंजन का भी आपने देखा है कि उसमें भी डेवलपमेंट्स आए, रूस भी अभी दे रहा है। तो एक तरह से पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। जी ने भी बोल दिया कि मार्च 2025 से हम आपको इंजन दे देंगे। जब आपकी डोमेस्टिकली आपने वो क्षमता दिखा दी है, एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड इज ऑफरिंग दैट प्रोडक्ट्स। पहले नहीं दे रहे थे, ये देखिए। तो इसके अंदर ये क्या हो रहा है कि भारत में एक इकोसिस्टम बन रहा है। जी। फाइटर एयरक्राफ्ट के जो इंजन है, उसका वो जो इकोसिस्टम है, वो डेवलप होने वाला है 2025 से। और ये एक बहुत बड़ा बात है कि भारत एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसके अंदर जो हमारा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो ग्रेजुएट्स है, दे विल बी वर्किंग ऑन कटिंग एंड टेक्नोलॉजी। उसके अंदर उनके पास एक तरह से आगे एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। आपने देखा भी होगा कि अभी बोइंग ने इंडिया में अपना इंडिया इंडिया में अपने पैसेंजर प्लेन्स बनाने चालू कर दिए हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आ रही है। इंडिया के अंदर एविएशन हब बन रहा है इंडिया। ठीक है, और स्पेस के साथ भी हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है, नासा के साथ, इसरो और नासा के साथ। और अगर ये फाइटर इंजन भी आ जाए तो आप सोच लीजिए कितनी बड़ी एक उपलब्धि हो जाएगी। इंडिया विल बी बिकमिंग द हब फॉर एवियोनिक्स। फिर सेकेंड, स्पेस कोलैबोरेशन, फाइटर एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स। तो ये सब एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप इकोसिस्टम, इसका जो कमर्शियल एंगल है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखें, तो बहुत बड़ा चीज है। और इसको गवर्नमेंट को एक्सपर्टाइज करनी जरूरी है। और प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 2 दिन पहले उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी, आईएएफ ऑफिशियल्स और डीआरडीओ के साथ मिलकर कमिटी भी बनाई है। और उन्होंने बोला है कि बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं और हमको रिकमेंडेशन दो। और आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं इस बार क्वाड समिट के लिए। ठीक है, जी, रशिया के प्रेसिडेंट भी पुतिन साहब आने वाले हैं। तो अंबर जी आप समझ जाइए, सबके साथ करार होगा। यहाँ पे डोमेस्टिक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी होगा, प्रोडक्शन लाइन बढ़ेगी, यहाँ पे लोकलाइजेशन होगा, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमको लाइसेंस भी मिलेगा, आईपीआर राइट्स भी मिलेगा। तो ये एक ले तरह से बहुत बड़ी बात है। जी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है और रशिया की तरफ से ये खबर आना वाक़ई में बड़ी बात है क्योंकि जो एमका की बात करें या फिर तेजस की दोनों ही काफ़ी समय से ये पेंडिंग नज़र आते हैं जिसकी वज़ह से और जो हमारे पड़ोसी मुल्क जो दुश्मन मुल्क चाइना और पाकिस्तान की बात करें उनके पास 5th और 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। सवाल ये है कि जी मैं कुछ कहना चाह रही थी उसके बाद आप कहिएगा। उमेश जी देखिए काफ़ी लंबे समय से जो हमारा ये प्रोग्राम था वो अटका हुआ था। इंजन को लेकर भारत के सामने बड़ी समस्या थी। रशिया की बात करें, यूएस की बात करें, कोई डिलीवर नहीं कर पा रहा था। हालाँकि डील्स और बातचीत कई जगह से चल रही थी। अचानक से जो ब्रेक थ्रू मिला है इसको
इसके पीछे की क्या वजह देख रहे हैं? पहले होल्ड था, पेंडिंग था, अब अचानक से सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो चाइना और पाकिस्तान के अलावा अभी बांग्लादेश भी है, आपको जी, देखना पड़ेगा। आपने एब्सोल्युटली। सुना होगा कि बांग्लादेश को चाइना ने J-10 अपने एयरक्राफ्ट ऑफ़र कर दिया है। तो हुँ, अभी जो हमने पहले जो बोलते थे हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए, अब रिक्वायरमेंट हो गई है 50 स्क्वाड्रन्स की। आज की जी, डेट में हमारे पास 30 स्क्वाड्रन ही है, मतलब 20 स्क्वाड्रन्स और एडिशनल स्क्वाड्रन चाहिए। एक स्क्वाड्रन में 18 प्लेन होते हैं जनरली, तो मतलब भारत के पास ऑपरेशनल जो फाइटर एयरक्राफ्ट है 540 है, जबकि उनको तकरीबन 900 चाहिए, फाइटर एयरक्राफ्ट अलग-अलग कैटेगरी के, ठीक है? तो मेरा ये मानना है कि अब इसके लिए चालू हुआ है कि भारत ने एक एजेंसी बना दी है डीआरडीओ के अंदर। इसको बोलते हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। ये भारत की तरफ से एक एजेंसी है डीआरडीओ के अंदर जो फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट करती है, फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन का डेवलपमेंट करती है। और इसके अंदर इनको अब टाइम बाउंड शेड्यूल दे दिया गया कि आप इसके अंदर काम करिए, आपको फंड्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। अमर जी, ये सब इंजन को आपको डिफरेंट कंडीशंस में टेस्ट करना पड़ता है। इसकी हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग रशिया में ही हुई है, ठीक है? जब रशिया को मालूम है कि ये जब इधर इन लोग सक्सेस हो गए, तो इमीडिएटली उनको मालूम पड़ गया कि अभी अपना इंजन ऑफर कर दो। इतने दिन रशिया ने नहीं किया था। पर जैसे ही हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लिए और हमको लगता है कि अब जैसे गवर्नमेंट भी सीरियस हो चुकी है, नाउ दे आर कमिंग, नाउ दे आर ऑफरिंग अस, दिस इज अ ब्रेक थ्रू। आप देखिए, एवरीथिंग इज फॉलिंग इन लाइन। जो पहले चोक होके रखी थी, चीजें बढ़ नहीं रही थी, सडनली सारे रास्ते खुल रहे हैं। वी विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन हैपनिंग इन द फ्यूचर एज वेल। जी, बिल्कुल और ये वाक़ई में बड़ी खबर है क्योंकि हम अगर बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें या फिर जिस तरह से हमारा एक होस्टाइल नेबरहुड की लगातार चर्चा होती रहती है, जिसमें अब न्यू एडिशन बांग्लादेश भी है। हालाँकि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन जब से मोहम्मद यूनूस जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, वो सत्ता में हैं, तो उसके बाद से ही बांग्लादेश और भारत के बीच में रिश्ते लगातार खराब हो गए हैं। तो एक और नया हमारा एक जो एडिशन है वो ये है कि और ज़्यादा ये ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि बॉर्डर सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइट किया जाए। लेकिन जो हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया के तहत जो भारत टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र की बात करता है जिसमें रशिया से भी यही बात होती है, यूएस से भी यही बात की जाती है जब हम मिलिट्री एक्सपोर्ट्स की, इम्पोर्ट्स की बात होती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो मेक इन इंडिया को लेकर जो आप डीआरडीओ को लेकर ख़ास तौर से आप बात कर रहे हैं क्यों डीआरडीओ इतना पीछे रहा जो हम इंजन के डेवलपमेंट की बात हो या बाकी जो हम डिफेंस रिसर्च और इनको लेकर बात करते हैं। हालाँकि डीआरडीओ काफ़ी लंबे अरसे से है, लेकिन कुछ कुछ ख़ास प्रोडक्टिविटी नज़र नहीं आती है। देखिए, ये थोड़ी से सेंसिटिव मैटर्स हैं, बट मैं बस इतना ही बोलूँगा, इसके अंदर जो बता सकता हूँ कि सीएजी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि डीआरडीओ के जो 200 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हुँ, उसमें 60% मतलब 118 प्रोजेक्ट्स वो हुँ। ओवर शेड्यूल चल रहे हैं। मतलब सिर्फ इंजन के हिसाब से नहीं है, इट हैज़ बिकम इनएफिशिएंट ऑर्गनाइजेशन। अब मोदी जी ने उनको बोल दिया है कि आप रिफॉर्म कर लीजिए, दिस इज़ द रेड लाइन। वहाँ पे सारे जो साइंटिस्ट हैं, वहाँ पे जो भी काम करते हैं, उनको बोल दिया है आइदर यू शेप अप और शेप आउट और यू गेट आउट, मतलब बात सही हो गई है। अब इंडिया इसके अंदर और डिले नहीं कर सकता और हम ये बात इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप फ्यूचर में कभी भी आप देख सकते हैं, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं जनरली स्ट्राइक पे चले जाते हैं और इनको इंस्टिगेट करती है हमारी ऑपोजिशन पार्टीज। और इसके बाद क्योंकि बहुत लोगों को सब्जेक्ट मैटर मालूम नहीं रहता है क्या होता है, तो जितनी बात हमें कर सकते हैं हम उतना हमने आपको बता दिया है। बाकी बहुत सारी मैटर्स जो डिफेंस की रहती है, हमें पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म में नहीं बोलना चाहिए। ये सब चीज़ इसके लिए हम बता रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी पब्लिश्ड है। नहीं तो हम आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट काम करती होगी। बट वी शुड एज़ अ रिस्पांसिबल सिटिज़न वी हैव टू बी रिस्पांसिबल टू डाइवल्ज इन्फॉर्मेशन व्हिच आर ऑलरेडी इन द पब्लिक रेल्म और इसमें हमें गवर्नमेंट के स्टैंड को हमको आगे रखना चाहिए, ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन कर ना सके। क्योंकि आपको भी मालूम है, विदेशी चैनल्स आजकल इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं। उनका एक ही मतलब है कि वो एक तरह से सूटेबल इंटरप्रिटेशंस नहीं देते हैं। वो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं और कुछ जो एक पुराने जो मिलिट्री के रिलेटेड कुछ रहेंगे करप्ट ऑफिसर्स, उनको लेके उनको बोलते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन।
देखिए हम तो एक्सपर्ट ओपिनियन तो है नहीं, बट जो समझ में आता है वो आपको बता दिया, बस। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, हम ऑफ कोर्स वी आर नॉट एक्सपर्ट्स ऑन द सब्जेक्ट बट हम एक जितनी समझ है उसके हिसाब से हम डिस्कशन करते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ लैग करते हैं, कहाँ पे चूक हुई, कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। क्योंकि हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं जिसमें जो मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स हैं उसको लेकर भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि हम इन हाउस हम चीज़ों को हम डेवलप कर पाएँ और जिसमें भारत सक्सेसफुल भी रहा है और ग्लोबली इसकी चर्चा और एप्रिसिएशन भी लगातार हो रही है। लेकिन हम उमेश जी अब बात करते हैं जो हम अभी रशिया की तरफ से ये जो हमें एक नया अपडेट मिला है और भारत के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। कितनी बड़ी कामयाबी है और इसके पीछे की अचानक से वजह मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या रशिया ये इंतज़ार कर रहा था कि भारत कुछ करेगा तभी हम कुछ करेंगे या नहीं कर पाएगा? किस बात का इंतज़ार था? देखिए रशिया भी इतने दिन से इसके लिए इंतज़ार था कि नेगोशिएशन चल रहा होगा। जब आप हुँ, ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो उनको मालूम है कि 2-3 साल में ये लोग बना लेंगे। उनके हुँ, पास अब उन लोगों को समझ में आ गया कि अभी ऑफर कर दो और डोनाल्ड ट्रम्प आ चुके हैं। तो जीई से जो F404 इंजन है, जो वो नहीं दे रहा था, वो स्टॉल हो गए थे। वो अब आना चालू हो जाएगा मार्च 2025 से। और उनको ये भी मालूम है क्वाड समिट के लिए ट्रम्प साहब आएँगे और उस समय एंटी चाइना फ्रंट है क्वाड तो, आपको भी मालूम है। और उसमें फाइटर एयरक्राफ्ट्स की ज़रूरत है और भारत का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू मेंटेन द सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक। तो उनको मालूम है कि हम अगर नहीं कूदेंगे, तो अमेरिका पूरा मार्केट खा जाएगा और रशिया का क्या है, जो इम्पोर्ट्स पहले हम करते थे 78% इम्पोर्ट्स करते थे इन 2009, 2024 में 36% हो गया। रशिया का अपना मार्केट शेयर खो रहा है इंडिया में, क्योंकि वो सप्लाई नहीं कर पा रहा हमको, यूक्रेन वॉर के कारण। जो S-400 का जो बैटरी सिस्टम्स है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसकी 2 बैटरीज़ अभी भी नहीं दे पा रहा है। वो बोल रहा है हम 2026 में देंगे। इसमें क्या चाइना का हाथ है? वी डोंट नो। बट हमें सबसे बड़ा चीज़ भारत इसके लिए लोकल कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, क्योंकि वो रशिया के जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स है, जो इंजिन्स है, उसमें वो चाइनीज़ कंपोनेंट्स नहीं चाहता। भारत इसके लिए सब चीज़ लोकलाइज़ेशन की बात कर रहा है, प्रोडक्शन लाइन इधर की बात कर रहा है, आईपीआर राइट्स ट्रांसफर की बात कर रहा है और फ्यूचर में हमारी रिक्वायरमेंट हो जाए, तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकें, तो उसकी भी बात कर रहा है। रशिया ऐसे भी युद्ध में उलझा हुआ है, वैसे भी उसके हाथ से मार्केट शेयर जा रहा है। अगर वो भारत के साथ रहता है, तो भारत रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करता, वो टेक्नोलॉजी की कॉपी नहीं करता और आपने देख लिया कि भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, उसको हमने अभी वियतनाम के साथ करार करने वाले हैं $700 मिलियन का और हमने ऑलरेडी ब्रह्मोस की मिसाइल सिस्टम फिलीपाइंस को बेचा था 375 मिलियन में। और आपको ये भी बता दूं, भारत के जो मिसाइल्स हैं, उसके लिए बहुत जगह से डिमांड आ रही है। आर्मीनिया को हम सप्लाई कर रहे हैं, जो पिनाका मल्टी बैरल मिसाइल सिस्टम है। अंबर जी, अभी आपको बता देता हूँ, उसके लिए फ्रांस भी रेडी है पिनाका के लिए। आप सोच लीजिए, जो हमारी जो मिसाइल है उसकी कॉस्टिंग कुछ 70 लाख रुपए है और जो जीई बेचेगा वही सेम मिसाइल्स, दैट इज कॉस्टिंग 1.2 करोड़, मतलब आधे दाम पे है, 60% ऑफ द थिंग। तो ये जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है और ये जो टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम महारत हासिल कर लेते हैं, तो वेस्ट इज एक्चुअली उनको एक लग रहा है कि उनका दे आर फीलिंग थ्रेटेन्ड ड्यू टू द राइज ऑफ इंडियन डिफेंस कंपनी। इसके लिए वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर नहीं करते हैं, वाइटल कंपोनेंट्स नहीं देते हैं, आप समझ जाइए, ठीक है? जी, और बिल्कुल। और आपको ये भी बता दूं कि भारत का जो एलसीए तेजस है, जब भारत ने क्या किया था, उसको एक्सपोर्ट मार्केट में भी उतरने की कोशिश की थी। उन्होंने मलेशिया के साथ किया था, इजिप्ट के साथ किया था। तब जी तब उसके अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउथ कोरियन कंपनी भी कूदी थी उस डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए और उसमें भी F404 इंजन यूज हो रहा था। जी ने हमको इंजन नहीं दिया, जबकि वो सारे इंजन उन्होंने साउथ कोरिया को दिया। और आपको मालूम है, पोलैंड ने साउथ कोरिया को 50 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था, फाइटर एयरक्राफ्ट का। तो उसमें भी F404 इंजन लगना था। तो पोलैंड के ऑर्डर पूरा करने के लिए भारत का ऑर्डर रुका और पोलैंड नाटो नेशन है।
तो हम यूएस पे भरोसा नहीं कर सकते। पर रशिया का भी प्रॉब्लम ये है कि उसमें चाइनीज़ कंपोनेंट्स लग सकते हैं और उनका खुद का प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के कारण उनकी सप्लाई लाइन्स नहीं आ रही है। तो भारत तो अभी सब जगह से ट्राई कर रहा है। एक तरह से ग्लोबली एक चक्रव्यूह बना के रखा था कि भारत इसके अंदर ज़्यादा डेवलप ना कर सके, ताकि अगर भारत के अंदर ये इकोसिस्टम बन जाता है, अंबर जी, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसके अंदर यूएसए रहेगा, यूके रहेगा, फ्रांस रहेगा, जर्मनी रहेगा, रशिया रहेगा, इज़राइल रहेगा, इन सब की कंपनीज़ भारत के अंदर अपने डिफेंस इकोसिस्टम बनाएगी। और जब इतनी सारी कंपनीज़ के डिफेंस इकोसिस्टम इधर बनता है, तो भारत पे कोई हमला नहीं करने वाला। भारत ऐसे ही सिक्योर हो जाता है। आप सोच लीजिए। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी युद्ध में सबको चाहिए एक सिक्योर सप्लाई लाइन। आपने देखा होगा सेकंड विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में स्विट्जरलैंड पे किसी ने हमला नहीं किया था, क्योंकि नाज़ीज़ का भी पैसा उधर अटका हुआ था, एलाइज़ का भी पैसा उधर था। तो ये बात है जो मोदी जी कर रहे हैं, ताकि भारत के अंदर सप्लाई लाइन्स बने और भारत को सिक्योर कर सकें। जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी, ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका एक बार फिर से जय हिंद, नमस्कार। बहुत-बहुत जय धन्यवाद। हिंद, नमस्कार, जय सिया राम।